जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था, अब वही सच्चाई बनकर सामने आ गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है और जो बातें अब निकल कर आई हैं वो अंदर तक हिला देती हैं। 12 जून 2025 की दोपहर थी। वक्त था करीब 12:30। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लिफ कुंडर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक दोनों का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि कहीं वो किसी अल्कोहल या ड्रग्स के असर में तो नहीं है। रिपोर्ट साफ थी, दोनों पायलट पूरी तरह फिट थे, नशे का कोई नामो निशान नहीं। यहां तक कि उन्होंने फ्लाइट से पहले पर्याप्त आराम भी लिया था, यानी एकदम प्रोफेशनल और तैयार। अब आते हैं टेक्निकल फैक्ट्स पर। उस दिन प्लेन में कुल 54,200 किलोग्राम फ्यूल था। टोटल वजन था 2,34,000 किलोग्राम, जो कि मैक्सिमम अलाउड लिमिट 2,81,883 किलो के नीचे ही था। तो वजन भी ठीक, कोई ओवरलोडिंग नहीं थी। अब बात करें मौसम की, तो वो भी एकदम नॉर्मल था। हवा की रफ्तार, विजिबिलिटी, क्लाउड कवर, तापमान और एयर प्रेशर सब कुछ स्टेबल था, यानी कोई भी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीतता है, पैसेंजर्स एक एक करके फ्लाइट में सवार होते हैं और ठीक 1:16:59 पर पायलट्स ATC से कांटेक्ट करते हैं और इंजन स्टार्ट करने की परमिशन मांगते हैं। ATC की तरफ से जवाब आता है क्लियर फॉर स्टार्टअप। इसके बाद 1:19:12 पर ATC पायलट से पूछता है, क्या आपको टेक ऑफ के लिए रनवे की पूरी लंबाई चाहिए? ये एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल होता है जिससे रनवे की प्लानिंग की जाती है और जवाब आता है यस, वी नीड फुल लेंथ। फिर ATC रनवे 23 की फुल लेंथ देने की मंजूरी दे देता है और यहीं से प्लेन रनवे पर धीरे धीरे रोल करता हुआ उस हिस्से की ओर बढ़ता है जहां से टेक ऑफ शुरू होना था। अब अगर आपने वो CCTV फुटेज देखा है तो आपको याद होगा कि प्लेन ने रनवे की आखिरी छोर तक जाकर टेक ऑफ किया था। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ये सब पहले से प्लान किया गया था, पूरी सावधानी के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी बस 32 सेकंड बाद सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ था उस 34,000 फुट के सपने को, जो टेक ऑफ करते ही जमीन पर बिखर गया? यही जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एक सेकंड के डेटा को खंगालना शुरू किया और अब उसी की परतें खुल रही हैं। जिस रनवे से ये प्लेन उड़ा था उसका नंबर था रनवे 22। इसकी टोटल लंबाई थी 3,500 मीटर। अब आमतौर पर बोइंग 787 जैसे बड़े और भारी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के लिए पूरे रनवे की जरूरत नहीं होती। मैक्स टू मैक्स 2,500 मीटर में ये उड़ जाते हैं। लेकिन 12 जून 2025 को इस प्लेन ने पूरा 3,500 मीटर रनवे यूज किया था और ये कोई अननॉर्मल बात नहीं है। कई बार अगर मौसम गर्म हो, एयर डेंसिटी कम हो या एयरक्राफ्ट ज्यादा वजनी हो तो पायलट्स पूरे रनवे का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पीड और लिफ्ट दोनों को ठीक से मैनेज किया जा सके। तो हाँ, इस दिन का टेक ऑफ एकदम प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से ही हुआ था। 1:38:39 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। रनवे के आखिर से हवा में उठते ही महज 3 सेकंड के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। फ्लाइट के दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई अचानक से कट ऑफ हो गई, यानी दोनों इंजन को जो फ्यूल मिल रहा था वो अचानक बंद हो गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों इंजन सिर्फ 1 सेकंड के गैप में बंद हुए, पहले एक फिर तुरंत दूसरा। और प्लेन के ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग मिली उसने इस कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं किया। बस सन्नाटा। किसी को नहीं पता था कि आखिर फ्यूल सप्लाई कट कैसे हो गई। क्या ये टेक्निकल ग्लिच था या कोई और वजह? इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि किसने सवाल पूछा और किसने जवाब दिया। मगर जो तय था वो ये कि दोनों इंजन बंद हो चुके थे और वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद। अब जब प्लेन हवा में हो और दोनों इंजन फेल हो जाएं, तो एक बैकअप सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं राइट, यानी राम एयर टरबाइन। ये एक छोटा सा फोल्डिंग टरबाइन होता है जो प्लेन के बाहर पॉप हो जाता है और हवा की ताकत से घूमकर थोड़ी बहुत बिजली बनाता है ताकि बेसिक नेविगेशन, इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल्स काम कर सकें। और हाँ, इस राइट के बाहर आने की तस्वीर भी एक CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। वो छोटा सा टरबाइन जो किसी उम्मीद की तरह प्लेन के नीचे से झांकता नजर आता है। अब सोचिए, जिस वक्त प्लेन हवा में था वो भी दोनों इंजन के बिना, और पायलट्स खुद हैरान थे कि फ्यूल सप्लाई कैसे बंद हो गई।
तो फिर प्लेन को और ज्यादा देर हवा में टिके रहना तकरीबन नामुमकिन था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने आखिरकार एक एक पहलू को गहराई से खंगाला और जो सबसे पहला सवाल था, क्या यह बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ था, उसका जवाब सामने आ गया। नहीं, किसी भी एंगल से, किसी भी कैमरे से, किसी भी रडार से फ्लाइट के रास्ते में बर्ड एक्टिविटी का एक भी सबूत नहीं मिला। मतलब इंजन फेल होने के पीछे पक्षियों का कोई लेना देना नहीं था। अब बारी थी फ्यूल की। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाज में घटिया या गड़बड़ फ्यूल भर दिया गया हो, मगर नहीं, फ्यूल भी एकदम क्लियर और सेटिस्फैक्टरी पाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने साफ कहा, फ्यूल में कोई कमी या गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अब तक तकदीर ने जो चाल चली थी वो प्लेन को धीमे धीमे मौत की ओर धकेल रही थी। जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, प्लेन ने अपना एटीट्यूड यानी ऊंचाई खोना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उस वक्त जो एक्सट्रीम प्रेशर कॉकपिट में रहा होगा, उसकी कल्पना भी डरावनी है। और फिर एकदम 1:38:52 पर पायलट्स ने अपने सारे अनुभव और ट्रेनिंग को झोंक दिया। उन्होंने पहला इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। फ्यूल स्विच को कट ऑफ से वापस रन पर सेट किया गया, यानी इंजन को फिर से फ्यूल देना शुरू कर दिया गया ताकि वो वापस स्टार्ट हो सके। फिर 4 सेकंड बाद वही कोशिश दूसरे इंजन के साथ की गई और उस वक्त जैसे आसमान में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। कॉकपिट में एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक्टिवेट हो गया। अब एपीयू क्या होता है? ये प्लेन के पिछले हिस्से में लगा एक छोटा सा जेट इंजन होता है जो तब ऑन होता है जब दोनों मेन इंजन फेल हो जाए। जैसे ही क्राइसिस मोड ऑन हुआ, इस एपीयू ने खुद को एक्टिवेट कर लिया, उसकी डोर खुल गई और उसने तुरंत कंप्रेस्ड एयर और इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किया ताकि मेन इंजनों को फिर से जिंदा किया जा सके। ब्लैक बॉक्स ने इस एक्टिवेशन को कंफर्म किया है और प्लेन के मलबे से जो फिजिकल एविडेंस मिला, यानी एपीयू का डोर खुला हुआ मिला, उससे भी यह बात साफ हो गई कि सिस्टम ने आखिरी सांस तक अपनी कोशिश की। और अब एंट्री हुई फेडेक्स सिस्टम की, यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, जो किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट का एक स्मार्ट सिस्टम होता है जो खुद से इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है जब पायलट उसे फ्यूल देना शुरू करते हैं। जैसे ही फ्यूल स्विच को रन पर किया गया, फेडेक ने ऑटोमेटिकली दोनों इंजनों को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उस वक्त शायद कॉकपिट में सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण थी कि इंजन चालू हो जाए और ये प्लेन दोबारा उठ सके। एक्सीडेंट से कुछ सेकंड पहले 1:39 पर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में अचानक एक हलचल दिखी। दोनों इंजनों का ईजीटी यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ने लगा। ये वही सिग्नल होता है जो बताता है कि इंजन के अंदर फिर से जान फूंकने की कोशिश हो रही है, यानी स्पार्क मिल चुका था। इंजन 1 ने उम्मीद जगाई। वो थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करने लगा, हल्का थ्रस्ट भी देने लगा, जैसे मानो खुद को बचाने की आखिरी जद्दोजहद कर रहा हो। मगर इंजन 2 बिल्कुल खामोश। शुरुआत में उसने हल्का सा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन फिर डेड साइलेंस। फेडेक्स सिस्टम बार बार कोशिश करता रहा, फ्यूल भेजता रहा, स्पार्क जनरेट करता रहा, लेकिन इंजन 2 ही तक नहीं। और इस दौरान प्लेन आसमान में सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, यानी ना तो इंजनों को दोबारा स्टार्ट करने का टाइम था और ना ही पायलट्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन। 1:39:05 पर आखिरकार पायलट्स ने अपनी आखिरी उम्मीद मेडे कॉल में डाल दी, यानी हम क्रैश होने वाले हैं। एटीसी ने कॉल को रिसीव किया, तुरंत जवाब भी दिया, एयर इंडिया 171, हम आपका मेडी कॉपी करते हैं। मगर प्लेन से कोई आवाज वापस नहीं आई, सन्नाटा। और तभी जैसे ही एटीसी वाले सामने की खिड़की से देखते हैं, दूर एक ब्लैक बॉडी फास्ट अप्रोच करती दिखाई देती है और फिर बूम, आग का एक भयानक गोला जैसे आसमान से नरक उतर आया हो। प्लेन जमीन पर गिर चुका था। इस भयंकर टक्कर ने न सिर्फ आसमान का सीना चीर दिया, बल्कि 260 जिंदगियां भी साथ ले गया। उनमें से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचा। 1:39:11 पर प्लेन के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग भी हमेशा के लिए रुक गई, क्योंकि प्लेन अब मौजूद ही नहीं था। और अब सुनो, यह क्रैश किसी एक बिल्डिंग से टकराकर नहीं रुका था। यह फ्लाइट टकराई थी 5 अलग अलग बिल्डिंग्स से, एक के बाद एक, जैसे डेथ का डोमिनो। सबसे पहले जब प्लेन गिरना शुरू हुआ, वो कुछ पेड़ों से टकराया, फिर एक चिमनी से भिड़ गया। इसके बाद पहली बिल्डिंग, जहां इसका टेल सेक्शन और राइट लैंडिंग गियर टूटकर गिर पड़ा।
राइट इंजन भी यहीं गिरा। दूसरी बिल्डिंग, राइट विंग का इनबोर्ड हिस्सा यहां जाकर चिपक गया। तीसरी बिल्डिंग, लेफ्ट विंग का आउटबोर्ड हिस्सा और लेफ्ट मेन लैंडिंग गियर यहीं गिरा। चौथी बिल्डिंग, लेफ्ट इंजन और विंग का बचा हिस्सा यहां जाकर क्रैश हुआ। पांचवी बिल्डिंग, यहां गिरा प्लेन का फॉरवर्ड ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट, जिसमें कैप्टन और को पायलट की आखिरी सांसें थी। वो आखिरी इमारत पर जा गिरा, एक भयंकर धमाके के साथ। हर सेकंड में जैसे जिंदगी छिन रही थी। एक एक कर सब कुछ बिखर गया, मशीन भी, इंसान भी और उम्मीद भी। क्या इस दर्दनाक हादसे की पूरी जिम्मेदारी एक बटन की गलती थी या फिर कुछ और? इस क्रैश के बाद जब रेक केस की जांच हुई तो जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि प्लेन का मलबा करीब 1000 बाई 400 फीट के एरिया में फैला हुआ था। यानी एक फुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ा एरिया सिर्फ मलबे से भर गया था। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई देने वाले स्विच, जो कि रन से सीधे कट ऑफ में चले गए थे, वहीं से इस हादसे की शुरुआत हुई। और जैसे ही फ्यूल सप्लाई बंद हुई वैसे ही दोनों इंजन ठप हो गए और प्लेन एक आग के गोले में बदल गया। लेकिन अब असली सवाल उठता है, यह स्विच बंद कैसे हुआ? क्या ऐसा बटन सच में इतना सेंसिटिव होता है कि बस एक टच से बंद हो जाए? या फिर क्या पायलट से कोई ऐसी गलती हो सकती है कि दोनों स्विच एक साथ बंद हो जाएं? मतलब क्या यह सिर्फ एक फ्लिकर या हल्के टच की वजह से हुआ, या फिर यह स्विच डिजाइन ही ऐसा है कि अनजाने में भी ऑफ हो सकता है? अब तक की रिपोर्ट में यह तो बता दिया गया कि स्विच बंद हो गया था, लेकिन यह कहीं नहीं बताया गया कि आखिर बंद कैसे हुआ। और इस पर भी सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट में बोइंग, इंजन मैन्युफैक्चरर, सिस्टम डिजाइनर, हर किसी को क्लीन चिट दे दी गई है। यहां तक कि लिखा है, मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी तरह की करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है। अब तुम खुद सोचो, अगर इस हादसे के लिए ना तो प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ना इंजन में, ना सिस्टम में, ना ही फ्यूल क्वालिटी में, तो क्या अब इनडायरेक्टली पूरी उंगली पायलट्स की तरफ घुमा दी गई है? और फिर मीडिया ने भी अपनी जिम्मेदारी से एक कदम आगे बढ़कर आग में घी डाल दिया। बीबीसी ने हेडलाइन चला दी, नो फोर्स विथ प्लेन, पायलट्स कट ऑफ फ्यूल टू इंजन्स। अब एक पल के लिए चलो मान भी लें कि पायलट से ही गलती हो गई होगी, कि उन्होंने अनजाने में दोनों फ्यूल स्विच ऑफ कर दिए होंगे। तो भाई चलो एक काम करते हैं, खुद से सोचते हैं, इंडिपेंडेंट माइंड से। पहले इस स्विच को अच्छे से समझते हैं। थ्रॉटल, जो प्लेन का एक्सेलरेटर होता है, वही जिससे आप इंजन का थ्रस्ट बढ़ाते हो, उसके ठीक नीचे होते हैं ये दो फ्यूल स्विच, एक लेफ्ट इंजन का, एक राइट इंजन का। इन स्विचेस पर साफ साफ लिखा होता है रन और कट ऑफ। अब ध्यान देना, ये बटन ऐसे नहीं होते कि बस हल्का सा हाथ लग जाए और मूव हो जाए। इनमें प्रॉपर लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। अब सोचो जरा, अगर पायलट्स टेक ऑफ के दौरान रनवे पर स्पीड बूस्ट कर रहे हैं, फोकस पूरा सामने है, कंट्रोल पैनल पर उनकी पूरी बॉडी स्थिर होती है, तो क्या वो दोनों हाथ नीचे ले जाकर एक साथ दोनों फ्यूल स्विचेस को ऑफ करेंगे? तुम ही बताओ, क्या यह मुमकिन लगता है? और वो भी ऐसे वक्त पर जब हर एक सेकंड कीमती होता है, नहीं ना? और यही वजह है कि जवाब अब भी अधूरा है, क्योंकि सवाल अब भी हवा में है। इस कहानी में जो सबसे डरावनी बात है वो ये नहीं कि प्लेन क्रैश हुआ, बल्कि ये कि जो हुआ वो कैसे हुआ। इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। और जब हर मैन्युफैक्चरर, हर कंपनी और हर टेक्निकल फॉर्मेट को क्लीन चिट मिल जाती है, तो सवाल वही उठता है, क्या गलती वाकई किसी की थी या अब भी कोई सच छिपाया जा रहा है? मतलब ये समझ लो कि अगर फ्यूल स्विच को कट ऑफ से रन पर किया जाए तो इंजन में फ्यूल फ्लो शुरू हो जाता है, और अगर उसे दोबारा रन से कट ऑफ पर कर दिया जाए तो फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाती है। अब इस स्विच का इस्तेमाल आमतौर पर दो ही सिचुएशंस में होता है, या तो जब प्लेन जमीन पर हो तब इंजन स्टार्ट या शट डाउन करने के लिए, या फिर फ्लाइट के दौरान अगर इंजन में कोई बड़ी दिक्कत आ जाए, जैसे इंजन में आग लगना या इंजन अचानक बंद हो जाना। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। मिड फ्लाइट अगर पायलट्स को इस स्विच से इंजन को बंद करना भी पड़े तो भी एक बहुत स्ट्रिक्ट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बिना जांचे परखे, बिना कंफर्म किए कोई भी पायलट इस स्विच को अचानक ऑफ नहीं करता। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि जब दोनों इंजन बंद हो गए तब पायलट्स खुद एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुमने इंजन क्यों बंद किया? जिस पर जवाब आया, मैंने नहीं किया। अब सोचो,
अगर प्लेन चला रहे दोनों पायलट्स को नहीं पता कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ, तो फिर इसे मूव किसने किया? और वो भी सिर्फ एक इंजन का नहीं, दोनों इंजन के फ्यूल स्विच महज 1 सेकंड के अंतराल में बंद हुए। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और ऐसा भी नहीं है कि ये बटन इतने नाजुक हैं कि हल्के से हाथ लग जाए और मूव हो जाए। इन स्विचेस को एक्सीडेंटली मूव कर पाना लगभग नामुमकिन है। इन स्विच के दोनों तरफ प्रोटेक्शन बार लगे होते हैं ताकि गलती से कोई हाथ भी टकराए तो वो स्विच को छू ना पाए। और तो और इन स्विचेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जो उन्हें उनकी जगह पर मजबूती से पकड़ कर रखता है। मतलब अगर किसी पायलट को भी इसे चालू या बंद करना हो तो पहले उसे स्विच को ऊपर खींचना पड़ता है, फिर ही वो आगे पीछे मूव किया जा सकता है। तो सवाल वही है, जब पायलट्स ने खुद इसे टच तक नहीं किया, वो गलती से भी बंद नहीं हो सकता, फिर बंद हुआ कैसे? क्या ये कोई टेक्निकल फेलियर था? अब जब रिपोर्ट की डिटेल्स देखी गई, खासकर पेज नंबर 6 पर, तो वहां पर कुछ बेहद जरूरी बातें लिखी हैं। जैसे इस प्लेन पर अब तक जितने भी एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव्स लागू होते थे, यानी उड़ान भरने से पहले जो भी मैंडेटरी चेक्स, अपग्रेड्स और रिप्लेसमेंट्स करने होते हैं, वो सभी समय रहते पूरे किए गए थे। जिन पार्ट्स को चेंज करना जरूरी था, वो भी रिपोर्ट के मुताबिक चेंज किए जा चुके थे। तो फिर अगर एयरलाइन ने मेंटेनेंस में कोई लापरवाही नहीं की, मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं निकली और ना ही मौसम या बर्ड स्ट्राइक जैसी कोई बाहरी वजह मिली, तो आखिर ये इंजन फेल क्यों हुआ? और ये फ्यूल स्विच अपने आप कैसे ऑफ हो गया? क्या ये सिस्टम फेलियर था या कोई डीप कोडेड सॉफ्टवेयर बग या फिर कुछ और? जवाब शायद अब भी अंधेरे में है, मगर ये तो साफ है कि सवाल अभी खत्म नहीं हुए। लेकिन अब जरा रिपोर्ट का अगला हिस्सा देखो। यहीं पर नीचे एक लाइन में बड़ी खामोशी से लिखा है कि FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 17 दिसंबर 2018 को एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया था। बुलेटिन में साफ लिखा था कि कुछ बोइंग 753 एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म बार बार डिसेंगेज हो रहा है। मतलब स्विच का जो लॉक है वो अचानक से खुल जा रहा है। FAA ने माना कि हाँ, ये एयरवर्दीनेस को लेकर एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे इतना सीरियस नहीं माना कि इसके लिए कोई एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव AD इशू किया जाए। कहा गया इसमें खतरा तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे अनसेफ कहा जाए। अब यहीं पर एक ट्विस्ट है। रिपोर्ट के अगले हिस्से में लिखा है कि बोइंग 737 में जिस फ्यूल कंट्रोल स्विच की प्रॉब्लम सामने आई थी, उसी डिजाइन का स्विच कई और बोइंग मॉडल्स में भी यूज होता है, और उनमें से एक है बोइंग 787, वही प्लेन जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ। मतलब जिस बोइंग 737 के स्विच में प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई थी, उसी डिजाइन का फ्यूल स्विच इस क्रैश हुए बोइंग 7887 में भी लगा हुआ था। अब रिपोर्ट ये कहती है कि एयर इंडिया ने इस फ्लाइट 71 में उस स्विच को चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि FAA ने ही कहा था कि ये सीरियस नहीं है। मतलब क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी को नहीं लगा कि ये जरूरी है, इसलिए एयर इंडिया ने भी इसे इग्नोर कर दिया। और आज शायद उसी स्विच की वजह से 260 जिंदगियां चली गईं। हाँ, रिपोर्ट में कहीं ये सीधा नहीं लिखा कि स्विच में ही दिक्कत थी, लेकिन जितने भी टेक्निकल क्लूज सामने आए हैं, सब वहीं इशारा कर रहे हैं कि फॉल्ट इसी स्विच में था। देखो, कोई भी प्लेन एक अकेली गलती से क्रैश नहीं होता। छोटी छोटी मिस्टेक्स, लापरवाहियां, नेग्लिजेंस एक एक करके इकट्ठा होती हैं, और फिर जब एक साथ एक्सपोज होती हैं तो बन जाता है क्रैश का ब्लूप्रिंट। पर जो बात सबसे ज्यादा खटकती है ना, वो ये कि AIB यानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस स्विच के ऊपर कोई डिटेल में एनालिसिस क्यों नहीं किया। बस 2 लाइन में बात खत्म। और सबसे बड़ी बात, जब ब्लैक बॉक्स से डाटा रिकवर हो चुका है, तो पायलट्स का पूरा कॉकपिट कन्वर्सेशन पब्लिक क्यों नहीं किया गया? रिपोर्ट में सिर्फ 2 सेकंड का ऑडियो शेयर किया गया, जिसमें सिर्फ स्विच की बात हो रही है। उस पूरे 33 सेकंड में और क्या बात हुई होगी? क्या पायलट्स ने कुछ और भी कहा होगा? क्या उन्हें किसी चीज पर शक हुआ होगा? AIB आखिर क्यों छुपा रही है ये सारी चीजें? अगर आप भी ये सोच रहे हो कि कहीं कुछ दबाया तो नहीं जा रहा, तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो जानने और सोचने लायक लगा हो, तो इसे शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी समझें कि हवाई यात्रा में एक छोटी सी नेग्लिजेंस कितनी भारी पड़ सकती है। जय हिंद।